मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम लोग कारणता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने जो अध्ययन किया था, देखते हैं कल हमने क्या अध्ययन किया था। अन्यथा सिद्धि शून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता कारणत्वं भवेत् तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम्। समवाय कारणत्वं ज्ञेयमथाप्य समवाय हेतुत्वम् एवं न्याय नैज्ञ तृतीय मुक्तम निमित्त हेतुत्वम्। कारण के लक्षण के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वं कारण से लक्षणम, अथवा इसी को अन्यथा सिद्ध भिन्नत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वं कारण से लक्षणम, ये भी हम कर सकते हैं। कारण का त्रैविध्य हमने जाना, समवाय कारणता, असमवाय कारणता और निमित्त कारणता। ये जो लक्षण है कारण का लक्षण, इस पर अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। उसके बाद तीन प्रकार के कारण, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण का लक्षण हमने बताया, यस्मिन् समवाय संबंधेन कार्यम् उत्पद्यते तत्समवाय कारणम। तो सातों पदार्थ के विषय में हमने चर्चा की। उनमें से जो तीन पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीन पदार्थ द्रव्य में समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं। अतः कार्य कोई भी हो, उनका समवाय कारण द्रव्य ही होता है। अन्य जो पदार्थ हैं अवशिष्ट, वो कोई भी कहीं पर भी समवाय संबंध से उत्पन्न नहीं होते। इनमें से अधिकतर नित्य पदार्थ हैं। एक प्रध्वंसा भाव है जो कि उत्पन्न होता है, किंतु वह समवाय संबंध से कहीं उत्पन्न नहीं होता। अतः प्रध्वंसा भाव का कोई भी समवाय कारण आपको नहीं मिलता। उसके आगे असमवाय कारण की हमने चर्चा की। तत्रासन्नम जनकम द्वितीयम। समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण होता है उसको हम असमवाय कारण कहते हैं। जैसे कार्य हो गया घट, उसका समवाय कारण हो गया कपाल। उस कपाल में विद्यमान कपाल संयोग जो घट के प्रति कारण भी होता है, अतः कपाल संयोग घट के प्रति असमवाय कारण होता है। इसके अनंतर ग्रंथकार यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं, तुरी तंतु संयोग को पट के प्रति असमवाय कारण होना चाहिए, क्योंकि पट का जो समवाय कारण है तंतु, उस तंतु में समवाय संबंध से जिस प्रकार तंतु संयोग विद्यमान है, उसी प्रकार से तुरी तंतु संयोग भी विद्यमान है। और यह तुरी तंतु संयोग पट के प्रति कारण भी होता है। तो समवाय कारण प्रत्यासन्नम कारणम असमवाय कारणम, यह लक्षण तुरी तंतु संयोग में भी जा रहा है, तो अधिव्याप्ति हो जाएगी। अब हम उसको असमवाय कारण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते अब जानते हैं। उसके अनंतर वेगादिनाम अभिघातादि असमवाय कारणत्वम स्यात्। अभिघात जो एक संयोग विशेष है, वह द्रव्य में उत्पन्न होता है, और उस संयोग विशेष के प्रति, अभिघात के प्रति असमवाय कारण है क्रिया। जिस प्रकार क्रिया असमवाय कारण है, उसी प्रकार से वेग भी असमवाय कारण होना चाहिए। यह पूर्व पक्ष है, क्योंकि अभिघात का जो समवाय कारण द्रव्य है उसमें वेग भी रहता है, तभी वह अभिघात के प्रति कारण बनता है। तो वेग समवाय कारण में प्रत्यासन्न है और कार्य के प्रति कारण भी है। इस प्रकार वेग में अभिघातादि असमवाय कारणत्व की आपत्ति आई, और हम वेग को अभिघात के प्रति असमवाय कारण नहीं मानते, अतः वो अलक्ष्य है, उसमें लक्षण चले जाने से अतिव्याप्ति हुई। उसी प्रकार ज्ञानादिनाम अपि इच्छादि असमवाय कारणत्वम स्यात्। कार्य हो गई इच्छा, उस इच्छा का समवाय कारण आत्मा होता, उस आत्मा में प्रत्यासन्न जो कारण है, जिस प्रकार आत्मन संयोग है, उसी प्रकार से इच्छा के प्रति ज्ञान कारण है, और ज्ञान भी आत्मा में विद्यमान रहता है। इस प्रकार ज्ञान को इच्छा के प्रति असमवाय कारण होना चाहिए, किंतु आत्मा के जितने भी विशेष गुण होते हैं उनमें असमवाय कारणता नहीं मानी जाती। जो आत्मा में जो विशेष गुण उत्पन्न होते हैं, ज्ञान इच्छादि, उन सब के प्रति आत्मन संयोग को असमवाय कारण माना जाता है। अतः तत्त स्थलों में अतिव्याप्ति हुई। उन अतिव्याप्तियों को वारण करने के लिए ग्रंथकार ने कहा, पटा समवाय कारण लक्षणे तुरी तंतु संयोग भिन्नत्वम देयम। पट का जो असमवाय कारण का लक्षण है, उसमें तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अतिव्याप्ति हो रही है, कहीं एक विशेष स्थल में अतिव्याप्ति हो, उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हम लोग तद भिन्नत्व का निवेश करते हैं। उसी प्रकार से अभिघात का जो असमवाय कारण का लक्षण है, उसमें वेग भिन्नत्व देना चाहिए।
उसके अंदर हमने एक चर्चा की थी, जिस प्रकार तुरी तंतु संयोग में अतिव्याप्ति हो रही है, उसी प्रकार से हस्ततंतु संयोग में भी अतिव्याप्ति हो सकती है, क्योंकि हस्त और तंतु का संयोग भी तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है और पट के प्रति कारण होता है। इस प्रकार से अन्य संयोग भी हो सकते हैं। तो आप कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तत्त भिन्नत्व दोगे? तो एक समस्या यहाँ पर उपस्थित होती है। उस समस्या को समाधान करने के लिए ग्रंथकार कहते हैं, तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व का अर्थ है तंतु भिन्न समवेत भिन्नत्वम, ऐसा उसका अर्थ करना चाहिए। तो तंतु भिन्न में जो समवेत है, तंतु भिन्न में जो समवाय संबंध से रहता है, तंतुओं का जो परस्पर संयोग है वो केवल तंतुओं में ही समवाय संबंध से रहता है। तंतु समवेत है, वो तंतु भिन्न में समवेत नहीं है। किंतु तुरी तंतु संयोग, हस्ततंतु संयोग, जिस प्रकार ये तंतु में समवाय संबंध से रहते हैं, उसी प्रकार से तंतु से भिन्न हस्त और तुरी में भी समवाय संबंध से रहते हैं। अतः तंतु भिन्न समवेत कहने से तंतुओं का जो परस्पर संयोग है, उससे अतिरिक्त तंतु के साथ जो अन्य संयोग है, उन सब संयोग का ग्रहण हो जाएगा। तद भिन्नत्व का जब हम निवेश कर देंगे तो हमको अलग अलग एक एक को दे करके तत्त भिन्नत्व निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यही ग्रंथ है। ग्रंथ के एक बार हम लोग देखते हैं। तथापि यहाँ तक यद्यपि से पूर्व पक्ष आरंभ हुआ था, तथापि पटा समवाय कारण लक्षण तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देयम। पट का जो असमवाय कारण है, उसके लक्षण में तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको बनाना है कि तुरी तंतु जो संयोग है, तद भिन्नत्व का जो हमने निवेश किया, केवल पट के असमवाय कारण के लक्षण में निवेश किया। ऐसा क्यों किया? असमवाय कारण का जो सामान्य लक्षण है, उसी में आप तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व निवेश कर देते। तो उसके लिए कहते हैं कि तुरी तंतु संयोग जो है, तुरी पट संयोग के प्रति असमवाय कारण होता है। अवयवी का जो संयोग है, उसके प्रति अवयव का जो संयोग है, वो असमवाय कारण होता है। अतः इस प्रकार कल हमने जो चर्चा की थी, हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोग। हस्त और पुस्तक के संयोग होने पर शरीर और पुस्तक का संयोग भी हो जाता है। अवयवी संयोग कार्य होता है और अवयव संयोग कारण होता है। इस प्रकार तुरी और तंतु का जो संयोग है, वो तुरी और पट के संयोग के प्रति असमवाय कारण बनता है। ऐसी बात नहीं है कि तुरी तंतु संयोग सर्वथा किसी भी कार्य के प्रति असमवाय कारण बनता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह केवल पट के प्रति असमवाय कारण नहीं बनता। अतः केवल पट का जो असमवाय कारण का लक्षण है, उसमें हम तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देंगे, न कि सामान्यतः असमवाय कारण के लक्षण में तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व देंगे। वहां पर नहीं देना है, सामान्य लक्षण में नहीं देना है, विशेष लक्षण में देना है। उसी प्रकार से एवं वेगादिगम अभी वेगस्पंदाद्य समवाय कारण भवत्येव। वेग भी अभिघात के प्रति वेग असमवाय कारण नहीं है, अभिघात के प्रति क्रिया असमवाय कारण है। अतः अभिघात के असमवाय कारण के लक्षण में वेग भिन्नत्व देंगे। किंतु असमवाय कारण का जो सामान्य लक्षण है, उसमें हम वेग भिन्नत्व नहीं देंगे, क्योंकि वेग भी वेगस्पंद के प्रति असमवाय कारण होता है। वेगस्पंद किसको कहते हैं? वेगस्पंद का अर्थ होता है वेग से उत्पन्न होने वाला स्पंद। स्पंद शब्द का अर्थ है क्रिया। जैसे कि आपके सामने एक गेंद है, आपने लात मारा, गेंद में क्रिया हुई, तो उसमें क्रिया होगी, क्रिया से उसमें वेग भी उत्पन्न होता है, अतः वो तेज गति से जाता है। धीरे धीरे उसके वेग कम होता चला जाता है, किंतु थोड़ा ढलान मिल जाएगा, फिर उसका वेग फिर बढ़ जाता है। तो पहले क्या हो रहा था, क्रिया हुई, आपने लात मारा तो क्रिया हुई, उस क्रिया के कारण गेंद में वेग उत्पन्न हुआ। बाद में जब ढलान मिला तो उसमें उसको वेग प्राप्त हुआ, वेग प्राप्त होने से फिर क्रिया आगे बढ़ी। तो कभी कभी क्रिया से वेग की उत्पत्ति होती है, कदाचित वेग से क्रिया की उत्पत्ति होती है। तो जहां पर वेग से जो क्रिया उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं वेगस्पंद। तो उस वेगस्पंद के प्रति असमवाय कारण वेग होता है। वेग से उत्पन्न होने वाली जो क्रिया, उसके प्रति वेग असमवाय कारण है। अतः असमवाय कारण का जो सामान्य लक्षण है, उसमें वेग भिन्नत्व का निवेश नहीं करना है, क्योंकि वेग भी कदाचित किसी कार्य विशेष के प्रति असमवाय कारण बनता है। अतः इस प्रकार से तत्त कार्य का जो असमवाय कारण का लक्षण है, यह एक मार्ग है। अन्यत्र भी आप जब असमवाय कारण की लक्षण की चर्चा करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो कहीं कहीं तत्त विशेष स्थान में जब अतिव्याप्ति होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, तत्त भिन्नत्व का निवेश आपको करना चाहिए। तत्त भिन्नत्वम देयम। किंतु एक विशेष बात है,
आत्म विशेष गुणानांतु, जो आत्मा के विशेष गुण है ज्ञान इच्छादि, उनकी कुत्रापि असमवाय कारणत्व नास्ति, कहीं भी वो असमवाय कारण नहीं बनते। अतः तद भिन्नत्व सामान्य लक्षण में देंगे। असमवाय कारण का जो सामान्य लक्षण होगा उसी में हम आत्म विशेष गुण भिन्नत्व का निवेश कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से विचार करेंगे तो लक्षण का स्वरूप हमारा क्या बनता है। तो लक्षण का स्वरूप बनेगा कार्य समवाय कारणे प्रत्यासन्नत्वे सति। कार्य के समवाय कारण में प्रत्यासन्न होना चाहिए। प्रत्यासन्न किस प्रकार से होना चाहिए इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। कार्य समवाय कारणे प्रत्यासन्नत्वे सति आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, आत्म विशेष गुण भिन्नत्व का निवेश हम असमवाय कारण का जो सामान्य लक्षण है उसी में कर रहे हैं। तो कार्य समवाय कारणे प्रत्यासन्नत्वे सति आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कारणत्वम, यह असमवाय कारण का सामान्य लक्षण परिभाषित हो जाता है। इस लक्षण में हम तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व अथवा वेग भिन्नत्व का निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुरी तंतु संयोग और वेग भी किसी न किसी कार्य के प्रति असमवाय कारण होते हैं, किंतु केवल पढ़ का जब असमवाय कारण का लक्षण बनेगा वहां पर हम तुरी तंतु संयोग भिन्नत्व का निवेश करेंगे। इस तरह से अन्यत्र जहां जहां आवश्यकता है वहां तत्त भिन्नत्व का निवेश करना चाहिए। ये यहाँ तक का ग्रंथ हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। अत्र समवायी कारणे प्रत्यासन्नम द्विविधम, कार्य का अर्थ प्रत्यासत्या, कारणे का अर्थ प्रत्यासत्या च। अब हमने क्या कहा है कि समवायी कारण में प्रत्यासन्न होना चाहिए। तो ये जो समवाय कारण में प्रत्यासन्नत्व है वो दो प्रकार का है। एक कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति, एक कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। प्रत्याशक्ति का अर्थ होता है संबंध, तो कार्य के साथ एक अर्थ में संबंध होना अथवा कारण के साथ एक अर्थ में संबंध होना। ठीक है, इसको हम समझाते हैं आपको। प्रथम है आद्यम यथा घटादिगम प्रति कपाल संयोगादिगम असमवाय कारणम, तत्र कार्येण घटेन सह कारणस्य कपाल संयोगस्य एकस्मिन् कपाले प्रत्याशक्तिरस्ति। जैसे आपने तर्क संग्रह का अध्ययन किया है तो अन्नम भट्ट ने असमवाय कारण का दो लक्षण बनाया है। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवाय कारणम, और कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवाय कारणम। ठीक है, कार्येण कारणेन वा सह ऐसा उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति और कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। कार्य के साथ कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम, और कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति का अर्थ हुआ कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम। देखिए, मैंने आपको कहा था कि कार्य कारण भाव के बारे में जो हमने बनाया है वीडियो उसको आप देखिए। तो जिन्होंने देखा है उनके लिए वहां की बात और यहाँ की बात एक ही है। कार्य हो गया घट। ठीक है, पहले हम कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति की चर्चा करते हैं। उसका अर्थ है कि कार्य के साथ एक अर्थ में एक अधिकरण में प्रत्यासन्न होना, संबंधित होना। ठीक है, तो उसका अर्थ हो आप तर्क संग्रह वाला ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम, कार्य के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कार्य के प्रति कारण होता है। दो चीज देखना है, कार्य के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहना चाहिए और कार्य के प्रति कारण भी होना चाहिए। ये तो हम पहले विषय भी बोल रहे हैं, समवाय कारण में प्रत्यासन्न होना चाहिए और कार्य के प्रति कारण भी होना चाहिए। तो कार्य हो गया घट, उसका समवाय कारण हो गया कपाल। समवाय कारण कहिए अथवा अधिकरण कहिए, समवाय संबंध से जो अधिकरण होता है वही समवाय कारण होता है। तो कार्य हो गया घट, उसका अधिकरण हो गया कपाल। उस कपाल में समवाय संबंध से रहता है कपाल संयोग, क्योंकि कपाल का संयोग कहाँ रहेगा, कपाल में रहेगा। दो कपाल का संयोग दो कपाल में रहेंगे, दो हाथ का संयोग दो हाथ में रहता है। तो कपाल का संयोग कपाल में रहता है, किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। किंतु अभी हम समवाय की चर्चा, संबंध की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझ लेना है। और ये जो कपाल संयोग है वो घट के प्रति कारण भी है। ये हो गया कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति। तत्र कार्येण घटेन सह, कार्य हो गया घट, उस घट के साथ कारणस्य कपाल संयोगस्य, कारण जो कपाल संयोग है एकस्मिन् कपाले प्रत्याशक्ति अस्ति, एक कपाल रूप अधिकरण में कार्य और कारण दोनों यहाँ पर विद्यमान है। तो कारण तो कार्य जो घट है उसका समानाधिकरण कारण कपाल संयोग में जा रहा है। एक समानाधिकरण हो गए, आप समानाधिकरण क्या होता है जानते हैं। ये हो गया कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति। तो कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति के आधार पर कपाल संयोग घट के प्रति असमवाय कारण हो गया। दूसरा है कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। ठीक है, कारण भी होना चाहिए। चलिए, दूसरा है कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। घट रूपम प्रति कपाल रूपम असमवाय कारणम। जब हम कार्य घट रूप को अवयवी गुण को बनाते हैं तो वहां पर
कारणिकार्थ प्रत्याशिति को लेते हैं, तर्क संग्रह में भी द्वितीय लक्षण को लेते हैं कारणेन सह। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको। कार्य से हमने ले लिया घट रूप, स्वगत रूपम प्रति समवायी कारणम घटः तेन सह कपाल रूपस्य एकस्मिन् कपाले प्रत्याशक्तिरस्ति। ये पंक्ति है। तो स्वगत रूपम प्रति, स्वगत से घटगत रूप, घट में रहने वाला जो रूप, सो से लिया हमने घट को, घटगत रूपम प्रति, घट में विद्यमान जो रूप है उसके प्रति समवाय कारण कौन हुआ? घट हो गया। तो कार्य का अर्थ कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति, कारण के साथ एक अधिकरण में रहना। तो कारण से किसको लेते हैं? समवाय कारण। तर्क संग्रह में भी कारण से आप किसको लेते हैं? समवाय कारण को लेते हैं। तो कार्य से हमने ले लिया घट रूप, उसका समवाय कारण हो गया घट। तेन घटेन सह एकस्मिन् अधिकरणे तेन सह कपाल रूपस्य। अब देखिए, तो घट कहाँ पर विद्यमान है? समवाय संबंध से कपाल में विद्यमान है। उस कपाल में समवाय संबंध से कौन रहता है? कपाल का रूप रहता है। कपाल में बहुत कुछ रह सकते हैं, केवल कपाल का रूप रहता है ऐसी बात नहीं है, किंतु कार्य के प्रति कारण भी होना चाहिए, घट रूप के प्रति जो कारण भी हो। तो घट रूप के प्रति कारण भी हो और कपाल में विद्यमान भी हो, ऐसा कौन है? कपाल का रूप। क्योंकि कपाल में जिस प्रकार का रूप रहेगा उसी प्रकार का रूप घट में उत्पन्न होता है। कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते, कारण के गुणों से कार्यों में गुण की उत्पत्ति होती है। तो नीला कपाल रहेगा तो नीला घट बनेगा, रक्त कपाल रहेगा तो रक्त घट बनेगा। इस प्रकार से कार्य हो गया घट रूप, उसका समवाय कारण हो गया घट। तेन घटेन सह एकस्मिन् अधिकरणे, उस कपाल, एक अधिकरण हुआ कपाल, उस कपाल में कपाल रूप रहता है और वो कपाल रूप कार्य घट रूप के प्रति कारण भी होता है। ठीक है, इस प्रकार कपाल का रूप जो है वो घट रूप के प्रति असमवाय कारण हो गया। इस दोनों के उदाहरण के एक बार हम देखते हैं। ये प्रथम उदाहरण है कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति, और द्वितीय उदाहरण है कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। यहाँ पर जो असमवाय कारण बन रहा है कपाल संयोग, उस कपाल संयोग का कार्य के साथ एक अधिकरण में प्रत्याशक्ति है। जो असमवाय कारण है कपाल संयोग, उस कपाल संयोग का कार्य जो घट, उसके साथ एक अधिकरण कपाल में प्रत्याशक्ति है। मतलब कपाल संयोग का कार्य जो घट, वो जिस कपाल में रहता है उसी कपाल में कपाल संयोग में रहता है। द्वितीय उदाहरण में आप देखेंगे कारण हो गया कपाल रूप। कपाल रूप का हम असमवाय कारण बना रहे हैं, किसका? घट रूप का। किंतु कपाल रूप का घट रूप के साथ समानाधिकरण नहीं बन रहा है। घट रूप का जो समवाय कारण है घट, उस घट का जो अधिकरण है कपाल, उस कपाल में कपाल रूप रहता है। कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति हुआ, ये हुआ कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति। कार्य के साथ एक अधिकरण में रह रहा है कारण। यहाँ पर जो कारण है वो कार्य के साथ एक अधिकरण में नहीं रह रहा है, कार्य का जो समवाय कारण है उसके साथ एक अधिकरण में रह रहा है। अतः एक हुआ कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति, दूसरा हुआ कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। तो कार्य का अर्थ प्रत्याशक्त्या, कारण का अर्थ प्रत्याशक्त्या च, ये दो प्रकार की जो असमवाय कारणता की चर्चा यहाँ पर ग्रंथकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तथा च निष्कर्ष बता रहे हैं, क्वचित समवाय संबंधेन क्वचित स्वसमवायी समवेतत्व संबंधेन इति फलितोर्थः। अब देखिए ये क्या बता रहे हैं, फलितार्थ में कुछ संबंध का निवेश कर रहे हैं, समवाय संबंध और स्वसमवाय समवेतत्व संबंध। इसके लिए हमको एक चीज समझना है, एक नियम समझना है। ये नियम है, आप जानते हैं, ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्यकारण भाव। यहाँ पर कार्यकारण भाव की चर्चा हो रही है, और कार्यकारण भाव होने के लिए कार्य और कारण में सामानाधिकरण होना आवश्यक है। ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्यकारण भाव। अब यहाँ पर जो हमारा कार्य है और जिसको हमने कारण बनाया है, उन दोनों में सामानाधिकरण होना आवश्यक है। तो देखते हैं, कार्य से हम लेते हैं किसको? घट, और कारण से हम लेते हैं कपाल संयोग। घट के प्रति असमवाय कारण कौन है? कपाल संयोग है। तो इन दोनों के बीच में परस्पर में सामानाधिकरण होना आवश्यक है, एकाधिकरण वृत्तित्व होना आवश्यक है। सामानाधिकरण नाम एकाधिकरण वृत्तित्व, एक अधिकरण में दोनों को रहना आवश्यक है। तो दोनों कहाँ रहेंगे? घट रहता है कपाल में, समवाय संबंध से रहेगा, उसी कपाल में कपाल संयोग भी रहेगा। तो घट कपाल में समवाय संबंध से रहता है, उसी कपाल में कपाल का संयोग भी समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमको संबंध पर ध्यान देना है। कार्य और कारण के बीच में सामानाधिकरण होना आवश्यक है, अर्थात कार्य और कारण दोनों को एक अधिकरण में रहना चाहिए। कोई भी वस्तु जब कहीं न कहीं रहता है तो किसी न किसी संबंध से रहता है, बिना संबंध के कोई भी कहीं भी रहता नहीं है। तो कार्य घट है, वो कपाल में रहेगा तो किसी न किसी संबंध से रहेगा, तो वह संबंध है समवाय संबंध।
उसी कपाल में कपाल का संयोग भी समवाय संबंध से रहता है, क्योंकि घट और कपाल दोनों अवयवी हैं और कपाल संयोग गुण है और गुण गुण के बीच में समवाय संबंध होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कार्यता अवच्छेदक संबंध हो गया समवाय संबंध और कारणता अवच्छेदक संबंध हो गया समवाय संबंध। जिस एक अधिकरण में कार्य विद्यमान होता है उस संबंध को हम कार्यता अवच्छेदक संबंध कहते हैं। उसी अधिकरण में कारण जिस संबंध से रहता है उस संबंध को हम कारणता अवच्छेदक संबंध कहते हैं। आप पारिभाषिक शब्दावली से परिचित है, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कार्य हो गया घट, कार्यता का अवच्छेदक होता है घटत्व और कार्यता का अवच्छेदक संबंध हो जाएगा समवाय संबंध। कारण है कपाल संयोग, कारणता का अवच्छेदक है कपाल संयोगत्व और कारणता अवच्छेदक संबंध है समवाय संबंध। अतः समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता और समवाय संबंधावच्छिन्न कपाल संयोगत्वावच्छिन्न कपाल संयोग निष्ठा कारणता। इस प्रकार से यहाँ पर कार्यता भी समवाय संबंधावच्छिन्न है और कारणता भी समवाय संबंधावच्छिन्न है। अतः यहाँ पर जो ग्रंथकार बता रहे हैं तथा च कुछ समवाय संबंध है न, यहाँ जो समवाय संबंध की चर्चा ग्रंथकार कर रहे हैं वह कारणता अवच्छेदक संबंध की चर्चा कर रहे हैं, कार्यता अवच्छेदक संबंध की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो दो प्रकार की असमवाय कारणता की इनको चर्चा करनी है, कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति और कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति, दोनों में कार्यता का अवच्छेदक संबंध एक ही होता है समवाय संबंध, वो निश्चित है, इसलिए उसकी चर्चा ग्रंथकार नहीं कर रहे हैं। वो किसकी चर्चा कर रहे हैं? कारणता अवच्छेदक संबंध की चर्चा कर रहे हैं। तब जब हम कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति की बात करते हैं, कार्य के साथ कारण का एक अधिकरण में जब प्रत्याशक्ति हो रही है तो वहां पर कौन सा संबंध होगा? वो संबंध होता है समवाय संबंध। ठीक है। और दूसरा है स्वसमवाय समवेतत्व, कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। इसका उदाहरण आप देखिए, कार्य कौन है, कारण कौन है? कार्य हो गया घट रूपम, उस घट रूप का कारण कौन है? कपाल रूपम। हमने अभी भी बनाया घट रूप कार्य है, उसका असमवाय कारण होता है कपाल रूप। किंतु हमको देखना क्या है? ययो सामानाधिकरणम तयोरेव कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव होने के लिए सामानाधिकरण होना अत्यंत आवश्यक है। तो घट रूप और कपाल रूप को एक अधिकरण में रहना चाहिए। लक्षण घटाते समय तो हमने क्या कर दिया था? घट रूप का समवाय कारण बनाया था घट को, वह घट कपाल में रहता है, उस कपाल में कपाल रूप रहता है, कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति बनाया था। किंतु नियम क्या कहता है? कार्य कारण के बीच में सामानाधिकरण होना चाहिए। तो घट रूप और कपाल रूप तो एक अधिकरण में रहेंगे नहीं, तब तो सामानाधिकरण बनेगा नहीं, तो उनमें कार्य कारण भाव की सिद्धि होगी ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? घट रूप और कपाल रूप के बीच में भी सामानाधिकरण बनाने जा रहे हैं। तो घट रूप को हम ले जाकर रखेंगे कहाँ? घट में ले जाकर रखेंगे। और किस संबंध से रखेंगे? समवाय संबंध से। तो कार्यता का अवच्छेदक जो संबंध होगा वो समवाय संबंध होगा। कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति पद को देखेंगे अथवा कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति को देखेंगे। दोनों स्थितियों में कार्य का जो अधिकरण होगा वो हम समवाय संबंध से लेंगे। इसको हम कहते हैं कार्यता का अवच्छेदक संबंध। तो कार्यता का अवच्छेदक संबंध है हमारा समवाय संबंध। ये तो हो गया, घट रूप समवाय संबंध से घट में आकर बैठ गया। इस घट में कपाल रूप को भी लाना है, तो सीधा सीधा आप देखेंगे तो कपाल का रूप कपाल में रहता है, घट में तो रहता नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? तो जहाँ पर सीधा हम नहीं ला सकते वहाँ हम परंपरा संबंध की कल्पना करते हैं, परंपरा संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो कपाल रूप को घट में लाने के लिए क्या परंपरा संबंध बनेगा? तो स्वसमवाय समवेतत्व, जैसे इन्होंने लिखा है स्वसमवाय समवेतत्व संबंधेन, स्वसमवाय समवेतत्व। स्व से उसको हम लेते हैं जिसको कहीं ले जाना होता है। तो हम यहाँ पर किसको ले जा रहे हैं? कपाल रूप को ले जा रहे हैं। कहाँ ले जाना है? घट में ले जाना है। तो स्व से आप किसको लेंगे? स्व से लेंगे कपाल रूपम, स्वम कपाल रूपम, स्वसमवायी, कपाल रूप का जो समवायी, समवायी किसको कहते हैं? जहाँ पर वस्तु समवाय संबंध से विद्यमान होता है, समवाय संबंध का अनुयोगी। आपने पढ़ा समवाय संबंध का प्रतियोगी और समवाय संबंध का अनुयोगी। तो जो समवाय संबंध से रहता है वो समवाय संबंध का प्रतियोगी है, उसको हम समवेत कहते हैं। और जहां पर समवाय संबंध से रहता है उसको हम कहते हैं समवायी, उसी को हम समवाय संबंध का अनुयोगी भी कहते हैं। तो स्व से हमने ले लिया कपाल रूपम, स्व समवायी। कपाल का रूप कहाँ रहता है? समवाय संबंध से कपाल में रहता है, तो स्व समवायी हो जाएगा ये कपाल। इस कपाल में समवेत, समवेत शब्द का अर्थ हुआ समवाय संबंध से रहने वाला, समवाय संबंध का प्रतियोगी। तो कपाल में समवाय संबंध से कौन रहता है? घट रहता है। कपाल में समवाय संबंध से घट रहता है। तो स्वम कपाल रूपम, स्वसमवायी कपालम। उस कपाल में समवेत कौन है? घट है। तो समवेत तत्व कहाँ चला गया? घट में चला गया। तो स्वसमवाय समवेत तत्व संबंध से कपाल का रूप घट में आ गया।
इस प्रकार से कार्य जो घट रूप है वह समवाय संबंध से घट में विद्यमान है, उसी घट में कपाल रूप भी स्व समवाय समवाय तत्व संबंध से विद्यमान है। इस प्रकार से कार्य और कारण के बीच में सामानाधिकरण आ गया। जब कार्य और कारण के बीच में सामानाधिकरण आ गया तो कार्यता का अवच्छेदक संबंध बन गया समवाय संबंध और कारणता का अवच्छेदक संबंध बन गया स्व समवाय समवाय तत्व। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने जो पहले कहा था कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति और कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति, जब हम कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति वाला लक्षण जब घटाते हैं तो वहां पर कार्यता अवच्छेदक संबंध समवाय संबंध होता है और कारणता का अवच्छेदक संबंध भी समवाय संबंध होता है। अब जब हम कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति का लक्षण घटाते हैं तो वहां पर कार्यता अवच्छेदक संबंध होता है समवाय संबंध और कारणता का अवच्छेदक संबंध होता है स्व समवाय समवाय तत्व। ठीक है, तो कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति से समवाय संबंध समझना चाहिए और कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति कहने से स्व समवाय समवाय तत्व संबंध समझना चाहिए। आपने तर्क संग्रह का न्यायबोधि ने देखा होगा, तो न्यायबोधि ने कहा जब लक्षण बनाते हैं असमवाय कारण का तब उन्होंने कहा है समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्व समवाय समवाय तत्व अन्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता श्रेयत्वम समवाय असमवाय कारण से लक्षणम, ऐसा उन्होंने बनाया। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्व समवाय समवाय तत्व अन्यतर संबंधावच्छिन्न कारणता श्रेयत्वम असमवाय कारण से लक्षणम, ऐसा वो लक्षण बनाते हैं। तो ये लक्षण का चिंतन करने का जो विधि पद्धति है वो यही है। ठीक है, तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और जो अच्छे से इन पद्धतियों को नहीं समझता उनको ये पंक्ति से कभी अर्थ निकलता नहीं है। ठीक है, तब मुझे लगता है कि आप इसमें अब स्पष्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे ग्रंथकार क्या कह रहे हैं। इत्थंच, अब निष्कृष्ट लक्षण बना रहे हैं। लक्षण का निष्कर्ष क्या हुआ, बना क्या? तो कार्य का अर्थ कारण का अर्थ नितर प्रत्याशत्या, कार्य का अर्थ संबंध से अथवा कारण का अर्थ प्रत्याशत्या, प्रत्याशक्ति शब्द का अर्थ संबंध, तो कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति अथवा कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति। आपको अभी समझ में आ गया, कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति अर्थात समवाय संबंध, कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति अर्थात स्व समवाय समवाय तत्व संबंध। यदि अन्यतर संबंध है ना, दोनों में से किसी एक संबंध से समवाय कारण में प्रत्यासन्न जो कारण होता है और जो ज्ञानादि भिन्न होता है, क्योंकि आत्म विशेष गुण भिन्नत्व हमको निवेश करना है, उसको हम असमवाय कारण कहते हैं। यदि सामान्य लक्षणम परिभाषितम, यह असमवाय कारण का सामान्य लक्षण परिभाषित हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। इसी का लक्षण हमने बना दिया है, समवाय स्व समवाय समवाय तत्वान्यतर संबंधेन समवाय कारणे प्रत्यासन्नम कारणम ज्ञानादि भिन्नम असमवाय कारणम इति सामान्य लक्षण परिभाषितम, वही चीज है। अब वो कारिका को आप देखेंगे तो कारिका में क्या लिखा है, आभ्याम परम तृतीयम स्यात् यत् समवेतम कार्यम भवति ज्ञेयं तु समवाय जनकम तत् तत्रासन्नम जनकम द्वितीयम आभ्याम परम तृतीयम स्यात्। समवाय कारण की चर्चा हो गई, असमवाय कारण की चर्चा हो गई। तो आभ्याम समवाय कारणाभ्याम परम भिन्नम कारण तृतीयम निमित्त कारण इत्यर्थ। तो एक हो गया समवाय कारण, दूसरा हो गया असमवाय कारण। उससे भिन्न जितने भी कारण होंगे वो सब के सब निमित्त कारण कहे जाते हैं। जैसे कार्य लीजिए घट, उस कार्य का समवाय कारण कौन हुआ, कपाल हुआ। असमवाय कारण कौन हुआ, कपाल संयोग हो गया। उसी अतिरिक्त जो दंड चक्र आदि है वो सब निमित्त कारण होते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार की कारणता की चर्चा हमने की, समवाय कारणता, असमवाय कारणता और निमित्त कारणता। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारी अन्यथा सिद्धि का निरूपण। क्योंकि कारण का जो हमने लक्षण बनाया था, अन्यथा सिद्धि शून्य से नियता पूर्ववर्तिता, अन्यथा सिद्धि शून्यत्व सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कारण से लक्षणम। ठीक है, तो ये कारिका को पहले हम लोग देख लेते हैं, कारिका में क्या कहा है, फिर उसकी मुक्तावली की चर्चा करेंगे। क्योंकि 5 प्रकार के अन्यथा सिद्धि के ग्रंथकार चर्चा करने वाले हैं, हमको एक एक को अच्छे से समझना है। ठीक, तो मैं ज्यादा आज व्याख्या नहीं करूंगा, मैं आपको एक बता दूंगा आधार। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, समझकर पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो आपको एक आधार में बता दूंगा, तो कल हम विस्तृत जब व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कल ऐसे, कल तो अष्टमी है, परसों हम लोग करेंगे। येन सह पूर्वभाव कारणमादाय वा यस्य अन्यम प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभाव विज्ञानम। आपको कारिकाएं तो याद होंगी, आप जो पढ़ने यहाँ पर आए हैं। देखिए यहाँ पर 5 अन्यथा सिद्धि की चर्चा करना है, ये ते पंचान्यथा सिद्धा 5। तो एक एक क्या क्या है। नंबर 1 है येन सह पूर्वभाव, दूसरा है कारणमादाय वा यस्य, तीसरा है
अन्यम प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत् पूर्वभाव विज्ञानम। चौथा है जनकम प्रति पूर्ववर्तिताम अपरिज्ञाय नैश्य क्रियते। और पांचवा है अतिरिक्त मथावियत भवे नियता आवश्यक पूर्वभाविना। ये 5 अन्यथा सिद्धि का लक्षण है। उसमें से जो प्रथम है वो दंडत्वादिकम आदिमम, यहाँ पर अन्वय करना है आपको। येन सह पूर्वभाव जो हम लक्षण बनाते हैं उसका उदाहरण क्या है, दंडत्वम। तो दंडत्व प्रथम अन्यथा सिद्ध है। कैसे है इसकी चर्चा हम करेंगे, ग्रंथकार खुद बताएंगे। द्वितीय जो अन्यथा सिद्ध है कारण आदाय वायस्य, वो क्या है, घटादो दंड रूपादि द्वितीय अभिदर्शितम। जो दंड रूप है वो द्वितीय अन्यथा सिद्ध है। तृतीय जो लक्षण है उसके आधार पर तृतीयम तो भवद व्योम, व्योम जो आकाश है वो तृतीय अन्यथा सिद्ध है। और जो चतुर्थ अन्यथा सिद्ध है जनकम प्रति पूर्ववर्तिता अपरिज्ञाय नये से क्रियते, इसके आधार पर कुलाल जनक, कुलाल का जो पिता है कुलाल पिता, वो चतुर्थ अन्यथा सिद्ध है। और अतिरिक्त मथावियत भवेत, जो नियत पूर्ववर्ती से भिन्न जो भी होगा अन्य रासवादी, पंचम जो अन्यथा सिद्ध हो रासव है। एतेषु आवश्यकस्तु असौ, असौ आवश्यक। इन 5 अन्यथा सिद्धियों के मध्य में जो पंचम अन्यथा सिद्ध है वो अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब एक एक एन सह पूर्वभाव क्या है, कारण आदाय वाय से क्या है, अन्य प्रत्येक की व्याख्या करनी पड़ेगी, उदाहरण समझना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। ठीक, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, संकेत मात्र करता हूँ अभी, जिससे कि आपको सुविधा हो। कल आप देख कर आए, समझ कर आए, तो कल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये व्याख्या मैं अभी इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। अब समझना क्या है, यद कार्यं प्रति कारणस्य पूर्ववर्तिता येन रूपेण क्रियते तत्कार्यं प्रति तद्रूपम अन्यथा सिद्धम। येन सह पूर्वभाव प्रथम अन्यथा सिद्ध है। येन सह पूर्वभाव की व्याख्या क्या कर रहे हैं मुक्तावलिकार, यद कार्यं प्रति कारणस्य पूर्ववर्तिता येन रूपेण क्रियते तत्कार्यं प्रति तद्रूपम अन्यथा सिद्धम। ठीक है, अभी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, हम इसकी व्याख्या कल करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं व्याख्या कर रहा हूँ। द्वितीय अन्यथा सिद्ध कौन है, द्वितीय कारण आदाय वायस्य की व्याख्या कर रहे हैं मुक्तावलिकार। इससे स्वातंत्र्येण अन्वय व्यतिरेको नस्तः किंतु कारण आदाय एव अन्वय व्यतिरेको गृह्यते गृह्यते तद अन्यथा सिद्धम। आप लोगों को इसको अभ्यास कर लेना, याद कर लेना, सबका अन्वय कर लेना, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यही। तो जब हम कल व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, ये उसी की आवृत्ति होगी। तृतीय अन्यथा सिद्ध कौन है, तो तृतीय अन्यम प्रति पूर्वभावे ज्ञाते। तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अन्यम प्रति पूर्ववर्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववर्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। ठीक है, इसमें और बहुत ज्यादा व्याख्या है, इसको हम कल देखेंगे। और चतुर्थ जो अन्यथा सिद्ध है जनकम प्रति पूर्ववर्तिताम अपरिज्ञाय नैश्य क्रियते, इसकी व्याख्या क्या है, यत् कार्य जनकम प्रति पूर्ववर्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत् कार्यं प्रति पूर्ववर्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रति अन्यथा सिद्धत्वम्। ये चतुर्थ है, इसमें भी व्याख्या करनी है। और जो पंचम अन्यथा सिद्ध है अतिरिक्त इति अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती एवं कार्य समवे तद भिन्नम अन्यथा सिद्धम इत्यर्थः। 5 अन्यथा सिद्धि कारिका के आधार पर, एक प्रत्येक का लक्षण, प्रत्येक का उदाहरण और मुक्तावली के अनुसार उसकी व्याख्या है। प्रथम अन्यथा सिद्ध क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है। द्वितीय अन्यथा सिद्धि का स्वरूप क्या है कारिका में, उसका लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है। फिर उसकी व्याख्या हम लोग कल करते हैं। धन्यवाद।